बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें किसी गैर मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम रोज़गार के लिए किसी और गैर मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। उसके लिए लोग अपने तौर पर भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग वीज़ा कंसल्टेंट से भी रब्ता करते हैं। तो इस दरमियान में कुछ फ्रॉड एलिमेंट भी होता है, लोग अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। अभी बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में थे। कुछ अर्सा पहले मैंने मैज़म फ़ायदा कमल से प्रोग्राम किया था, तो बहुत से लोगों ने कुछ सवालात किए, वो भी हम इनसे पूछेंगे। मेरे साथ इस वक्त वीज़ा कंसल्टेंट FK वीज़ा कंसल्टेंट से फ़ायदा कमल है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। फ़ायदा, क्या कहेंगी, पाकिस्तान के अंदर तो इस टाइम जो मुआशी सूरत हाल है, हर बंदा सोच रहा है कि मुझे किसी तरह यूरोप का खास तौर पर और फिर गल्फ और बाकी ममालिक का कोई ना कोई वीज़ा मिल जाए, बस हम इस मुल्क से किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएं। तो पहले तो मुझे बताइएगा कि आपने ये काम कब से शुरू किया और आपका तजुर्बा क्या कहता है, लोगों के लिए आप किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। जी जी। दूसरा, जहाँ तक काम की बात है तो काम मुझे जो है वो स्टार्ट करते हुए इसमें काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इसमें सेपरेटली स्टार्ट करते हुए इसमें कुछ ही टाइम हुआ है। ठीक है। और बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि लोग सेटल्ड होना चाहते हैं यूरोप वगैरह में, किसी और मुल्क में, गल्फ वगैरह में, इसमें कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि वो सोलो अप्लाई कर लें, यानी कि सिंगल अप्लाई कर लें। कुछ चाह रहे होते हैं फैमिली के साथ अप्लाई कर लें। फैमिली के साथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये इन कंट्रीज में आप फैमिली टूर्स कर सकते हैं। अब मोस्टली लोग फ्रांस में जाना चाह रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ पेरिस आईफल टावर जो है वो देखने जाना चाह रहे होते हैं। अच्छा। तो फैमिली के साथ इसकी रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जर्मनी में अगर तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है। अगर तो अपने आप को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, बेसिक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपके पर्पज ऑफ विजिट के हवाले से उसमें क्वेश्चन हो रहा होता है। तो आप जर्मनी का जो है अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल भी, फैमिली के साथ भी। वहाँ पे जो इन्वेस्टर के क्वेश्चंस हैं सिर्फ आपने उनको क्लियर करना अच्छा, इजी क्या है? फैमिली के साथ किन ममालिक में जाने में आसानी होती है और इंडिविजुअली किसी ने अपने तौर पर अप्लाई करना है, सिंगल मैन ने, तो उसके लिए आसानी ज्यादा है? शेंजन में वैसे यूरोप में प्रेफरेंस होती है सिंगल पर्सन के साथ, लेकिन अच्छा। कुछ कंट्रीज हैं जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वैसे यूके में आप सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। और यूके एक ऐसा कंट्री है कि जो आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी 100% वीजा अप्रूव करता है। अच्छा। बस आपने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन देनी होती है, यानी कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आपकी जो अर्निंग है, जो आपके रिटर्न्स हैं, वो सब एक दूसरे को जस्टिफाई करने चाहिए। तो यूके में अगर आप सिंगल करें, फैमिली करें, वो आपका वीजा रिफ्यूज नहीं करता है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी आपका वीजा रिफ्यूज नहीं करता है। और बाकी फैमिली के साथ कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेटल्ड होने के हवाले से, आगे वर्क परमिट पे करने के हवाले से। और अभी इसकी करंटली रेशो भी बहुत अच्छी चल रही है, इसमें फैमिली अप्रूवल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 1.5-2 साल हुए हैं, इस दरमियान में अक्सरियत पाकिस्तान की किसी गैर मुल्क में शिफ्ट हुई, बल्कि जो पाकिस्तान से ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, लेकिन इस दरमियान में वापस चले गए हैं। और मैंने देखा बहुत से लोग जाके सेटल हो चुके हैं। जो लोग यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से कितने लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हुआ है यूरोप के लिए या किसी गैर मुल्क के लिए? मोस्टली जो इसमें लोग आ रहे होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि हमें बेशक किसी भी आप अदर कंट्री में भेज दें, एक दिन की एंट्री दे दें, लेकिन हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो यंगस्टर्स भी हैं, मतलब कि उसमें बड़े हैं, सभी यहाँ से जाना चाह रहे हैं। बच्चे तो मोस्टली फेडअप हो चुके हुए हैं। हमारा जो यहाँ पे इन्वायरमेंट चल रहा हुआ है कि बच्चों पे जो है वो, अगर आप अंडर 18 है या उससे भी कम है, आप बाइक चला रहे हैं, हर जरा सी बात पे आपको जो है वो इसमें FIRs हो रही हैं, आपको जो है वो हर तरह से एजेंट्स ने बड़ा लोगों को धोखे फ्रेम में लगा रखा है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो बच्चे डंकियां लगाते हैं, अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनके अखराजात बहुत ज्यादा लग जाते हैं, बेचारे कई साल रुलते रहते हैं यूनान तक पहुंचने में। तो उनके लिए आप क्या रहनुमाई करेंगे? कितनी अमाउंट से वो अप्लाई कर सकते हैं और आप उनकी कितनी हेल्प कर सकती हैं? लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि आप लीगल वे में अप्लाई करें, इसमें कोई आपका ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है। जो कंसल्टेंट उन्होंने इतना लोगों को डराया हुआ, लोगों को ये लगता है कि कम से कम 2-2.5 मिलियन मेरे पास हो तो फिर मैं अप्लाई करूं, फिर लोगों को ये लगता है कि हमारी रकम डूब ना जाए, तो लोग रिस्क ले लेते हैं चंद लाख रुपए देकर, और फिर ऐसे फंसते हैं कि सारी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपको
थोड़ा सा चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए एम्बेसी की फी वही है जो आप एम्बेसी को पे कर रहे हैं, ठीक है। एक जो भी लॉयर है या कंसल्टेंट है वो आपसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले सकता है, लेकिन सर्विसेज के चार्जेस वो आपसे मिलियंस में नहीं ले लोग होते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास होती है, ये गली मोहल्ला में एजेंट इनको पकड़ लेते हैं और इनको झांसा देकर ले जाते हैं। आप कैसे रहनुमाई करेंगे? अभी आपके साथ जो लोग राब्ते में हैं वो मेरे ख्याल अपर क्लास के लोग होते हैं या अपर मिडिल क्लास हो जाती है, उनके लिए वो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, उनको इस चीज का पता भी होता है कि हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, लोग गलती कहाँ करते हैं खुद से आप अप्लाई करते हैं तो? बस जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, लोग अपना पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं कि इन्वेस्टर अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन ही चाह रहा है कि किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम सिर्फ एम्बेसी को अपना एक प्रॉपर रीजन नहीं दे पा रहे होते हैं। हमें अपना कवर लेटर इस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए होता है कि उसमें आपकी अर्निंग हो, आपकी जो है फाइनेंशियल हो, आपका पर्पज हो, आपकी फैमिली टाइज को शो, आपने मतलब कि सारा अपनी प्रोफाइल को सिर्फ अपने कवर लेटर में प्रॉपरली उनकी एम्बेसी में जब आपका कोई इंटरव्यू सेट हो जाता है तो इसका मतलब होता है उस इंटरव्यू के साथ उन्होंने फुल आपकी जांच पड़ताल करनी होती है, हर बारीक बारीक उसको जायजा लेना होता है उन्होंने। हाँ जी, इंटरव्यू में जो है उन्होंने आपसे आपकी जो आप उनको एक पर्पस दे रहे हैं एम्बेसी को, एक रीजन दे रहे हैं जाने का, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, आपके पर्पस के हवाले से, जो आप फाइल लेके गए उसके हवाले से उसमें आपसे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं सारे। उन चीजों की प्रॉपर जो है इन्वेस्टर एक एक चीज आपसे कंसल्ट कर रहा होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो कितने आपके जो है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा चलिए यूरोप पे हम पहले बात कर लेते हैं। यूरोप का कौन से ममालिक हैं जिनकी तरफ हम फौरी जा सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल भी हमें मिल सकता है? इसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है। इनका आपको जो है समझ लें कि विद इन डेज आपको इनका वीजा मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेनी है नहीं, एज ए वर्क परमिट या जस्ट विजिट वीजा हो जाता है? विजिट वीजा की अभी करंटली रेशो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीजा पे, इन सब पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके बावजूद भी उसमें रिफ्यूजल्स की रेशो बाकी रह जाती है। तो हमारे लोग जब विजिट करते हैं तो फिर वहीं के होकर रह जाते हैं और अमूमन आपने देखा इलीगल तरीके से रहना शुरू हो जाते हैं। जर्मनी और ये जो यूरोपियन ममालिक कहते हैं जब आप चले जाते हैं फिर वो निकालते नहीं है। देखिए हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलना होता है। अगर आप विजिट पे गए हैं, वहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वर्क आप जॉब मिल जाती है, तो आप अपना स्टेटस कन्वर्ट करें, विजिट को वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लें। मतलब ये आसान तरीका है। हाँ जी बिल्कुल, ये सबसे आपका इजीएस्ट वे है। फिर उनके रूल्स को फॉलो करें, किसी भी कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना करें, उसके बाद आप पीआर के लिए, आगे नेशनैलिटी के लिए फिर आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ एजेंट्स ये कह रहे हैं पुर्तगाल का वीजा लगवा लें तो जर्मनी और फ्रांस का ये इजीली इनका वीजा मिल जाता है, तो इसके लिए कितनी सच्चाई है? वीजा पूरे शेंजन का होता है, 27 यूरोपियन कंट्रीज का ही होता है। ठीक है। अगर आप पुर्तगाल में चले गए हैं, आपने लैंडिंग पुर्तगाल में की है, उसके बाद अपनी मर्जी से आप इटली, माल्टा, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, मतलब पूरे 27 कंट्रीज को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे बताया रोमानिया, आयरलैंड और यूएसए, कनाडा, तुर्की, यहाँ पर ये यूरोप के अंदर आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो तुर्की से अगर लोग अमूमन एंट्री करते हैं, वो आपने देखा यूनान से एंट्री कर लेते हैं इलीगल तरीके से, तो लीगल तरीका क्या है यूनान तक जाने के लिए? देखिए अगर तो आप विजिट पे गए हैं, फिर आप जो है वो आगे तुर्की से शेंजन मूव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम विजिट के हवाले से बात करें, फैमिली के साथ भी, सिंगल के साथ भी, तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए तुर्की बहुत अच्छा कंट्री है। वहां पे आप अगर रिलीजन के हिसाब से विजिट करना चाहें, आप उसमें जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस के हिसाब से विजिट करना चाहें, तो हर लिहाज से जो है वो तुर्की आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। अभी कुछ शॉर्ट सा मुझे बताइएगा कि इजी वे क्या है, लोग किस तरह आपसे राब्ता क्यों करें जबकि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो एफके कंसल्टेंट उसकी किस तरह रहनुमाई करता है? देखिए हम क्लाइंट्स को जो है एक रास्ता दिखा सकते हैं, उसमें क्लाइंट अगर चाहे तो हमसे भी एप्लीकेशन करवा सकता है, खुद भी कर सकता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन उसको देते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके लेके आने हैं, ये फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। हम फाइल रेडी होने के बाद क्लाइंट को उसकी फाइल पूरी स्टडी करवाते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होगा अपने डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, फिर हम उसकी फाइल को आगे फाइनली अपलोड करते हैं, ताकि उसमें क्लाइंट भी एक अपनी आंखों से देख ले कि उसमें कहीं कोई कमी, कोई गलती की गुंजाइश बाकी न रह जाए। अच्छा, अब जो एक वर्क परमिट, वीजा तो हो गया, वर्क परमिट कैसे मिलेगा? कोई फैमिली के साथ जाना चाह रहा है या पहले अभी वो सिंगल जाना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहती हैं कि पहले वो अपने तौर पर जाए फिर फैमिली को लेकर जाए? बिल्कुल। और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें? अगर तो आप यहाँ से पाकिस्तान से वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो लोगों के लिए इतना एक्सपेंस बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप समझ लें कि 7 मिलियन 8 मिलियन इससे भी अबव चले जाते हैं आप, ठीक है। तो अगर आपके पास इतनी ही पेमेंट हो तो आप कभी भी यहाँ से मूव होने का सोचे ना।
तो सबसे इजीएस्ट वे जो है वो यही है कि अगर तो आपने फैमिली के साथ भी वीजा अप्लाई करना है, बेशक फैमिली के साथ कर लें, लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो खुद वहां पे जाए, वहां पे अपॉर्चुनिटीज देखे, रेजिडेंस के हवाले से चीजें देखे, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को वहां पे बुला सकता है, वो अपनी फैमिली को इन्विटेशन। अच्छा, तो फिर वहां पर वर्क परमिट पे आप चले जाते हैं तो काम मिलना कितना आसान होता है कि ये आपको ढूंढना पड़ता है या आपको किसी और बंदा को चाहिए होता है जो आपको वहां पर कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं आपको रैश दे सके? देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर तो समटाइम ऐसा होता है, अब जैसे कि कुछ कंसल्टेंट या लोग जो हैं वो एजेंट्स वगैरह ये कर रहे होते हैं, आप वहां पे चले जाएं, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, इतना काम मिल जाएगा, लेकिन समटाइम जो है लोगों को वहां पे जाके काम भी खुद ढूंढना पड़ता है। मैंने अक्सर जिन लोगों से पूछा है, जितने लोग यूरोप में जाके सेटल हुए हैं, सबका कहीं ना कहीं गिला शिकवा रहा है क्योंकि ये हमने इतने पैसे लगाकर एजेंट्स के थ्रू आ तो गए हैं लेकिन हमें मसाइल उसी तरह हैं। तो लोगों को मैं ये कहूंगी कि आपको प्रेफरेंस ये करनी चाहिए, आप पहले खुद जाएं वहां पे जाके, क्योंकि आपने अपनी जो है वो उसके मुताबिक देखनी है, अपनी जरूरियात के मुताबिक कि मुझे कौन सी जॉब सूटेबल रहेगी, मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, फिर आपने उसके मुताबिक वहां से उतने साल का एग्रीमेंट करना होता है, जो आपको पता होगा कि मैं इतने देर का एग्रीमेंट कर सकता हूँ, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स होल्ड हो जाते हैं वहां पे जाके ना। अगर आप किसी भी कंपनी में वहां पे जाके वर्क करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने होल्ड करवाने होते हैं, फिर उसके मुताबिक अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं वहां पे। अच्छा, जो एम्बेसीज यहाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आप डायरेक्टली किसी भी तरीके से उन एम्बेसीज तक अप्रोच नहीं कर सकते, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना और फिर जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है वही थ्रू प्रॉपर चैनल है, वहां पर कोई सिफारिश कल्चर कुछ नहीं होता? सर, डायरेक्ट एम्बेसी तक किसी भी पर्सन की अप्रोच नहीं होती है, किसी सिफारिश के तहत भी नहीं होती, किसी सिफारिश के तहत पाकिस्तानी या कोई भी डायरेक्ट, अगर ऐसा हो कि डायरेक्ट एम्बेसी तक अप्रोच होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा नजर ना, हर बंदे बिल्कुल इस टाइम मैं जिससे बात करता हूँ वो तैयार बैठा है कि हमें किसी तरह गैर मुल्क का वीजा मिल जाए। अच्छा, गल्फ की बात कर लें, हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ज्यादा गल्फ में जाते हैं और वहाँ उसका काम आप कर रही हैं या जस्ट यूरोप की हद तक है? अभी हम साथ स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें ट्रैवल एंड टूर्स है, मतलब गल्फ कंट्रीज है, मलेशिया, थाईलैंड जी, इन सब के टूर्स होंगे, सऊदी अरब का जो है वो विजिट वीजा, इन सब कंट्रीज को अभी रिसेंटली साथ स्टार्ट कर लेंगे। टूरिज्म भी देख रही है जस्ट आप वर्क परमिट और ये जो विजिट वीजा? सिर्फ विजिट वीजा को डील कर रहे हैं, टूरिज्म के हवाले से। रशियन स्टेट के मतलब बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने आगे फिर ये जो जितनी अजरबैजान ये रियासतें हैं, यहाँ पर भी कुछ स्कोप है? जी बिल्कुल, इन जगहों पे भी ऑप्शंस अच्छे हैं कि आप विजिट पे जाके इनको वर्क परमिट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको जॉब के ऑप्शंस इजीली मिल जाते हैं, आगे आपको रेजिडेंस के हवाले से जो है वो चीजें जल्दी अवेल हो जाती हैं। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त अभी बाकू जाके सेटल हो गया, एक चंद डॉलर की वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर एक नेशनलिटी भी ले लेते हैं, कुछ शादी भी कर लेते हैं। यहाँ से सिंगल जाना कितना जरूरी है और अगर आपको वहां पर सेटलमेंट के लिए कुछ शादी करनी पड़ती है तो ये आप इजी वे समझती हैं? देखिए, हर कंट्री ये चाहता है कि उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। अगर कोई विजिटर गया है वहां पे जाके वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको बहुत जल्दी बाकी सारी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं जो वहां पे रहने वाले जो ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं वहां के, उनके मुताबिक ही, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे एक पर्सन यहाँ पे गया है, उसको पहले जॉब सर्च करनी पड़ती है, फिर आगे अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सेटल होने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा आगे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आखिर में मुझे बताइएगा, आप क्लोज, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका दोस्त हो या आपका भाई हो, जिसको आप भेजना चाह रही हो, तो किस मुल्क को आप प्रेफरेंस देंगी? अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं प्रेफरेंस यही करूंगी कनाडा के लिए। अभी हमारी फैमिली में से भी कुछ लोगों ने जो है वो कनाडा के लिए एप्लीकेशंस अप्लाई किए हैं, उसमें फैमिली वीजास अप्रूव होके आए हुए हैं, तो कनाडा अभी करंटली सिचुएशन को देखते हुए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बजट बहुत ज्यादा सुनने में, कितने से लागत से शुरू हो जाता है, मतलब आप अप्लाई करते हैं तो कितनी फीस पे करनी पड़ती है? सिर्फ इसकी विजिट की जो फीस है मिनिमम सी है 185 कैनेडियन डॉलर्स है सिंगल पर्सन के लिए। जो बच्चे अंडर 14 है उनकी सिर्फ 100 वीजा फी है। तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे 40 के राउंड अबाउट आपकी ये फी बनेगी, तो ये कोई ज्यादा हाई अमाउंट नहीं है जो आप कहें कि आप ये बजट अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई रिस्क नजर आता है आपको कि इसके जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आपने जाना ही होता है, उसके अंदर आपको ये नहीं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए? वीजा लगने के देखिए, वीजा लग भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। हम ये रिस्क रहता है। हम बिल्कुल, अब कोई भी कैटेगरी ले लें, अब तो पाकिस्तानी को दुबई के लिए भी वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं, तो किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें, आपका जो है रिस्क फैक्टर रहता है अप्रूवल रिफ्यूजल का। जो नाज़रीन आपको सुन रहे हैं उनको शॉर्ट सा मैसेज जो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि लोगों के साथ ज्यादा फ्रॉड किस जगह होता है, क्यों होता है?
बस लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना हो, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को खोलें, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया ऐप्स पे जाएं, लोगों की बातें सुने, एजेंट्स की बातें सुने, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे एम्बेसी की वेबसाइट्स को सर्च करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, उसके मुताबिक खुद एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने मेंशन किए हुए हैं वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, फिर अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें। अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने फायदा कमल की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि उसे किसी गैर मुल्क का वीजा लग जाए और वहां वो फैमिली समेत शिफ्ट हो जाए। तो लोग ट्राई भी कर रहे हैं। मैंने देखा जी उन्होंने अपना घर बेचकर अप्लाई किया, लेकिन वो घर भी बिक गया, फिर आगे वो अप्लाई भी नहीं कर सका और इसी तरह वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं। तो आपने खुद भी देखना है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो एक कोई ऐसा कंसल्टेंट आप रखें जिसका ऑलरेडी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, आप खुद से उनसे रब्ता करें। इन्होंने कहा एम्बेसी पे भी आप रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है कि आप रिस्क कम से कम करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।